हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शेर और ऑप्शन डी भालू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में छठ के बाद 2 फेज में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। 40 दिन की चुनाव प्रक्रिया में जान लीजिए कब कब क्या होगा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन, 2020 में 47 दिन चली थी और इस तरह से पिछले 15 सालों में इस बार चुनाव सबसे कम समय अवधि में पूरे कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवाही पर हमले की कोशिश हुई। कोर्ट रूम में वकील ने जूता फेंका, नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजेआई बीआर गवाही पर हमला करने की कोशिश की। ये घटना उस वक्त घटित हुई जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया और बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सबसे परेशान न हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव बोले, 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित ना हो। बीजेपी बोली, जंगल राज वाले हारेंगे। एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात फाइनल हो गई है। राजनीतिक दलों का कहना है कि जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और सियासी वार किया। वहीं आम आदमी पार्टी के 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि 14 नवंबर की तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में रहेगी। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता की जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। बिहार चुनाव में 25 से 30 विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी। राजस्थान एमपी की तर्ज पर केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारेगी। टिकट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यहां बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। 4-5 अक्टूबर को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल ने स्टेट लीडरशिप की कोर कमेटी के साथ बैठक की थी। इससे संभावित कैंडिडेट पर चर्चा के लिए लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को अब भेज गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाएगी और इसकी घोषणा करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंडिडेट चुनने में सबसे ज्यादा फोकस इस बात का रखा गया है कि किन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के एक प्रदेश स्तर के नेता ने बताया कि इस बार 25 से 30 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने रघुवीर लाल, 1 महीने बाद अखिल कुमार रिलीव। यूपी में 4 सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला। यूपी सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 1 महीने बाद रिलीव कर दिया है। उनकी जगह पर रघुवीर लाल को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। रघुवीर लाल 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मौजूदा समय में एडीजी सुरक्षा के पद पर तैनात हैं। 25 अगस्त को अखिल कुमार को केंद्र में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया था। सीरिया में 14 साल बाद चुनाव, अल शरा की जीत तय। अमेरिका ने 12 साल तक ग्लोबल आतंकवादी घोषित रखा, अब राष्ट्रपति बनेंगे। सीरिया में लगभग 14 साल बाद संसदीय चुनाव हुए हैं। एक ऐसा देश जो बशर अल असद की तानाशाही और 13 साल लंबे गृह युद्ध से तबाह हुआ,
बता दें कि रविवार सुबह दमिश्क में मतदान शुरू हुआ तो इसे असद युग के अंत के बाद नए दौर की शुरुआत बताया गया। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट किए जाने के बाद अहमद अल शरा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर किए। अल शरा ने पिछले साल अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद वादा किया था कि ये चुनाव लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में पहला कदम होगा, मगर हकीकत में जनता को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। 2025 मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को, इनमें एक महिला, इम्यून सेल के हमले रोकने वाली टी कोशिकाएं खोजी, कैंसर डायबिटीज के इलाज में मददगार। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मैरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। उन्हें ये प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना कर दे। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्म जीव अलग अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे इम्यून सिस्टम को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। ब्रंको, राम्सडेल और साकागुची ने इम्यून सिस्टम के सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला न करें। ईरानी करेंसी से 4 जीरो हटाया गया। 10,000 रियाल अब 1 रियाल होगा। महंगाई की वजह से कदम उठाया गया। अभी $1 11,50,000 रियाल के बराबर है। बता दें कि ईरान अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने जा रहा है। आसान तरीके से अगर समझा जाए तो जल्द ही 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल रह जाएगी और इसे ईरानी संसद की मंजूरी मिल गई है। ये कदम बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उठाया गया है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में $1 की वैल्यू 11,50,000 रियाल पहुंच चुकी है। ये प्रस्ताव कई साल से तैयार किया जा रहा था। ईरानी संसद की आर्थिक समिति के प्रमुख शमसुद्दीन हुसैन ने सरकारी टीवी को बताया कि यह बदलाव 2 साल बाद लागू होगा। बदलाव के बाद भी पुरानी रियाल करेंसी को 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। मनीषा डेथ मिस्ट्री, सीबीआई की गवाहों से पड़ताल पूरी, अब बिसरा एफएसएल और हैंडराइटिंग रिपोर्ट का इंतजार। पिता का आरोप, प्रशासन किसी के दबाव में है। हरियाणा में भिवानी के गांव ढाड़ी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर 19 वर्षीय मनीषा की मौत के मामले में अब संभवतः सीबीआई गवाहों से और पूछ पड़ताल नहीं करेगी। अब जांच मनीषा के शव की बिसरा, घटनास्थल के लिए गए नमूनों की फोरेंसिक साइंस लैब, एफएसएल की रिपोर्ट और साइड नोट की हैंडराइटिंग मिलान पर आगे बढ़ेगी। इसी बीच मनीषा के पिता संजय कुमार ने एक बार फिर से इस मामले में प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। संजय का कहना है कि प्रशासन ने किसी के दबाव में इस केस का रुख मोड़ने की कोशिश की। पिता ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज की भूमिका पर भी सवाल उठाए और अपने आखिरी दिन 11 अगस्त को मनीषा इसी नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने की बात कहकर घर से निकली थी। मनीषा इसी कॉलेज की बस से सिंघानी से अपने गाँव आती जाती थी। अगर पुलिस शुरुआत में ही ठीक से कार्रवाई करती तो मामला यहाँ तक बढ़ता ही नहीं था। एमपी के ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया, 3 अफसर सस्पेंड। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिले सीएम, 16 बच्चों की जान गई थी। छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिप से अब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव परासिया पहुंचे, यहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम एक बच्चे अदनान के घर पहुंचे। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया है। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्ठा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जिम्मेदारी थी उनको सस्पेंड किया गया है। इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। पंजाब के तरन तारण उपचुनाव का हुआ ऐलान, 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को काउंटिंग। आम आदमी पार्टी विधायक के निधन से खाली हुई थी सीट। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के तरन तारण में उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव की घोषणा से पहले सभी प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। बता दें कि करीब 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी।
केदारनाथ हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी, बद्रीनाथ की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी। उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। अचानक शुरू हुई बर्फबारी से केदारनाथ मंदिर सफेद चादर में ढक गया। वहीं बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों और फूलों की घाटी के पास भी बर्फ गिरी है। बर्फबारी के कारण यहां पहुंचे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है और कई यात्री मंदिर की ओर बढ़ने से पहले रुक गए। वहीं हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को घंघरिया के आगे न बढ़ने की सलाह दी है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब जाएंगे। कोलकाता में कथा रद्द होने पर कहा, थैंक यू बोल देना। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते पश्चिम बंगाल में कथा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दीदी जब तक हैं तब तक नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तो जाएंगे। दरअसल कोलकाता में 10, 11 और 12 अक्टूबर को शास्त्री की हनुमंत कथा होनी थी। बारिश की वजह से इसकी परमिशन रद्द कर दी गई। किसी और जगह पर कथा के लिए अनुमति भी नहीं मिली, जिसके चलते शास्त्री ने अब इसे स्थगित कर दिया है। शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा कि अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं लोग। परमिशन ही कैंसिल हो गई और दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही है, जहां थी वहां पानी भर गया। आईएनएस आंद्रोथ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। उथले पानी में दुश्मन के सबमरीन अटैक रोकेगा। इसके निर्माण में उपयोग 80% सामान भारतीय है। भारतीय नौसेना अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC आईएनएस आंद्रोथ को फ्लीट में शामिल किया है। ये समारोह विशाखापट्टनम नौसैनिक डॉकयार्ड में होगा और इसकी अध्यक्षता वाइस एडमिरल राजेश पेंढरकर ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ करेंगे। आईएनएस आंद्रोथ का निर्माण भारतीय शिपयार्ड कंपनी कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने किया है और इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज से नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता और मजबूत होगी। सबसे ज्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा क्योंकि इसे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। आंद्रोथ नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप आंद्रोथ से लिया गया है। यह द्वीप अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। वांगचुक अरेस्ट केस, सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर तक सुनवाई टली। पत्नी ने हिरासत में लेने की वजह पूछी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर जवाब मांगा है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका में पति की NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक टल गई है। कोर्ट में वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने दलील में कहा कि सोनम वांगचुक को जिन कारणों से हिरासत में लिया गया है उसकी कॉपी परिवार को सौंपी नहीं गई है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के कारण हिरासत में लिए गए व्यक्ति वांगचुक को पहले ही बताए जा चुके हैं। इसकी कॉपी वांगचुक की पत्नी को देने पर विचार किया जाएगा। बिहार चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी की पहली सूची हुई जारी। फुलवारी, बांकीपुर समेत 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। प्रदेश प्रभारी बोले, जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी करते हुए 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने साफ किया है कि वह बिहार में ईमानदार राजनीति और विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच आएगी। जारी की गई सूची के मुताबिक बेगूसराय, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, मधुबनी, पटना, किशनगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी और बक्सर जिलों की विभिन्न टीमों से उम्मीदवार उतारे गए हैं। 2025 में मौका दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने 22 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। कहा, लालू एंड फैमिली ने सिर्फ अपने लिए काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे, जहां उन्होंने 1333 करोड़ रुपए की लागत से 22 विकास की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जनता मौका देगी तो बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने जनसभा के दौरान लालू यादव और उनके परिवार पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 के पहले बिहार की हालत बेहद खराब थी, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो हर क्षेत्र में सुधार किया गया। उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो कुछ भी ठीक नहीं था। हमने सड़कों को बनाया, बिजली हर गांव तक पहुंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया जाएगा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर 2025 में हमें फिर से मौका दिया जाएगा तो बिहार में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस के नेताओं की अहम भूमिका। गहलोत बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, अविनाश पांडे और अजय लल्लू को मिली जिम्मेदारी। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी हाईकमान ने चुनाव संचालन समिति और ऑब्जर्वर पैनल की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को बिहार में चुनावी पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस ने बिहार के हर जिले के लिए 41 जिला चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और इनमें यूपी के नेताओं को खास जिम्मेदारी दी गई है ताकि पड़ोसी राज्य से संगठनात्मक मजबूती और प्रचार रणनीति में सहयोग मिल सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को बिहार चुनाव के लिए AICC सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। ये तीनों नेता प्रचार अभियान, रणनीति और प्रत्याशी चयन पर नजर रखेंगे। पाकिस्तान बोला, चीनी हथियारों ने भारत के खिलाफ बेहतरीन काम किया। सेना के प्रवक्ता बोले, हमने 7 फाइटर जेट्स गिराए, भारत ने एक भी नहीं। पाकिस्तानी सेना ने चीनी हथियारों की तारीफ की है। सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद चौधरी ने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इन हथियारों ने मई में भारत के खिलाफ हुए संघर्ष में बेहतरीन काम किया। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की तकनीक के लिए खुले हैं। चीनी तकनीक ने बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान ने 7 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए थे, जबकि भारत ने एक भी पाकिस्तानी विमान नहीं गिराया। चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान, चीन या फिर पश्चिमी देशों के हथियारों में भेदभाव नहीं करता, लेकिन चीनी हथियारों ने इस संघर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता ने कहा कि हम सबसे अच्छे, सस्ते और काम करने वाले हथियार चुनते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में नहीं है और हमारा रक्षा बजट भारत से बहुत कम है। हमारे पास अकूत दौलत नहीं है। आज का सुविचार, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तो कभी हार न माने, क्योंकि यही वो समय है और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।